नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। तो इसको समझने के लिए पहले अगर हम लोग समझें कि यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी या मेजरमेंट हमें करने क्यों पड़े, तो हो क्या रहा था कि शुरुआत से हम लोग पहले हमेशा से सभ्य नहीं थे, क्योंकि संस्कृति जब बनी होगी, क्रिएट हुई होगी, धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रो किया होगा। तो उसमें हो क्या रहा था कि हम लोग जब जंगलों में से धीरे धीरे आदिवासी रहे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के काम आना स्टार्ट किया होगा, एक दूसरे के लिए काम करने स्टार्ट किए होंगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तुम मेरी हेल्प कर दो। और जब वो चलता रहा आ रहा होगा तो उस चीज में क्या हुए होंगे, धीरे धीरे विवाद बने होंगे। क्यों विवाद बने होंगे? कि मैंने किसी के लिए काम आया मैं, और वो मेरे लिए उसी हिसाब से काम नहीं आया, तो फिर हमें वो चीज क्या लगी होगी कि बुरी लगी होगी। और जैसे ही बुराई होना स्टार्ट हुई होंगी तो प्रॉब्लम्स हुई होंगी। और उन चीजों को समझने के लिए, मतलब उन चीजों से बचने के लिए जो लोग बहुत विद्वान हुए होंगे, तो उन्होंने क्या समझाया होगा हम लोगों को कि भैया देखो ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं कि ये चीज फिक्स कर लेते हैं। और जब वो फिक्स किया गया तभी यूनिट्स का निर्माण हुआ, यूनिट्स को तभी हम लोगों ने क्रिएट किया, तभी वो यूनिट्स बनी। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल वाइज समझना है तो मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि अगर आपको याद हो तो बचपन में ऐसा हुआ करता था, या आपके यहाँ अभी भी कभी ना कभी होता होगा कि कोई सामान है, एक दूसरे के यहाँ दोस्ती होती है कि किसी के यहाँ से सब्जी ले ली और किसी के यहाँ अपने यहाँ से पहुंचा दी। एक व्यवहारिक बात होती है कि उन्होंने मेरा निमंत्रण किया, जैसे होता है ना सबसे ज्यादा, उन्होंने मेरा निमंत्रण किया तो हम भी उनके यहाँ निमंत्रण में जाएंगे। प्लस अगर उन्होंने 100 रुपए का व्यवहार किया है किसी फंक्शन में तो हम भी उनके यहाँ 100 रुपए का करके आएंगे। एक बराबरी चलती है। और पता चला कि किसी ने 1000 का मेरे यहाँ करके गया और मैंने अगर 100 का किया तो एक विवाद बन जाता है कि भैया वो लोग खराब हैं। और उस चीज से बचने के लिए किया क्या गया कि करेंसीज का निर्माण किया गया था। सबसे शुरुआत में करेंसीज जब यूज होने लगी तो ये हुआ कि भैया रुपए के हिसाब से काम करा लो, तुम मेरे यहाँ इतने आए, मैंने तुमको रुपए दे दिए, ना तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है ना मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। ऐसी बातें जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कल्चर्स पूरी दुनिया में डेवलप थे। तो जनरली जब साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो 3 प्रकार के कल्चर्स मिले थे। पहला कल्चर था आपका एफपीएस सिस्टम। पहला कल्चर क्या था? एफपीएस सिस्टम था। एक आपका कहीं मिला सीजीएस सिस्टम, और एक आपका सिस्टम और मिला जो था आपका एमकेएस सिस्टम। एक और सिस्टम क्या था आपका? एमकेएस सिस्टम। इसका मतलब होता था कि फुट पाउंड सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता था? फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम था ये, ठीक है ना। और फिर दूसरा जो था आपका वो था आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर में कोई चीज नापनी है आपको, प्लस ग्राम में लिखना है उसको, ठीक है ना। और सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम बोला गया इसको। और थर्ड आपका था आपका मीटर में लेंथ को नापेंगे, और किलोग्राम में वेट को नापेंगे, और सेकंड्स में क्या नापेंगे? सेकंड्स में टाइम को नापेंगे। सिस्टम ही लिख लेते हैं, अभी हाल फिलहाल क्या लिख देते हैं? सिस्टम। हुआ क्या कि ये जो सिस्टम था ये आपका ब्रिटिश सिस्टम था, ये एफपीएस सिस्टम था, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम था। इसीलिए हम लोगों के कल्चर में आज भी है कि हम लोग अपनी हाइट नापते हैं कि 5 फुट इतने इंच, 10 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, जो भी है हम लोगों के कल्चर में है, ये अभी भी खून में है। जबकि हम लोगों को सबको पढ़ाया जा रहा लगातार कि जो लेंथ है आपकी उसकी यूनिट मीटर में है, तो आप उसको मीटर में या सेंटीमीटर में लिख लो, हार्डली बोल लो। बट हम लोग किस में नापते हैं? फीट में नापते हैं। तो 5 फीट इतने इंच, वो वहीं से कल्चर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों पे अंग्रेज लोगों ने राज किया तो उनका ये सिस्टम आया। फिर क्या है? सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम ये आपका फ्रांस साइड ये सिस्टम चला करता था, और मोस्ट ऑफ द पार्ट में वो सिस्टम चलता था, वो था आपका एमकेएस सिस्टम। मोस्ट ऑफ द जितना भी आपका पार्ट था उसमें एमकेएस सिस्टम चला करता था। फिर क्या हुआ, एक बैठक हुई 1971 में, और साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार कोई ऐसा सिस्टम रख लेते हैं। ऐसे तो दिक्कत होती है कि किसी देश के रिसर्चर ने, किसी देश के साइंटिस्ट ने कोई एक थ्योरी बनाई, उसने अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करी, प्लस दूसरे देश वाले ने करी, तो उनकी कैलकुलेशंस को मैच करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। एक दूसरे के कन्वर्जन बहुत टाइम होते थे। तो सब लोग बैठे, एक इंटरनेशनल बैठक हुई, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम में ये डिसाइड किया गया कि यार यूनिट्स की बात कर लेते हैं और सारी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको हम फिक्स रखेंगे। तो उन यूनिट्स को जब बनाया गया तब आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई। तब आपकी कितनी बनाई गई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, जिनमें ये डिसाइड किया गया कि यार पहली यूनिट रख लेते हैं आपकी कि जैसे कोई लेंथ है, लेंथ को अगर हमें नापना है तो कहा गया कि लेंथ के लिए अगर आपको यूनिट लिखनी है, लेंथ के लिए क्या लिखनी है? यूनिट। कोई भी लेंथ होगी अगर, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं लेंथ को अगर लिखना है तो लेंथ को एल से लिख लेंगे। लेंथ को क्या लिख लेंगे? कि वो एल है। बट अगर इसका सिंबल लिखना है तो उन्होंने कहा कि इसको लिखो आप मीटर में। इसको किस में लिखो? मीटर में लिखो। तो सिंबल उन्होंने कहा ठीक है मीटर में लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मेन समस्या आई कि ये बताओ हम 1 मीटर को
तो आप समझना कि 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, इसकी समस्या आई, इसको जानने का प्रयास किया। तो साइंटिस्ट लोग फिर से वही बुद्धिजीवी सब बैठे थे, तो 1 मीटर को उन्होंने डिफाइन करना स्टार्ट किया और 1 मीटर लेंथ को बताया कि अगर हम 1 सेकेंड का 3 इंटू 10 टू द पावर 8 पार्ट कर लें, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वा पार्ट कर लें, तो जो डिस्टेंस कवर करी गई होगी वो डिस्टेंस होगी आपकी बराबर 1 मीटर के। मतलब ऐसे समझो, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, तो वो ऊपर लिखी होगी, ये नीचे लिखा होगा, आपस में काट दिया जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1 मीटर आएगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8 पार्ट ऑफ सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करी जाएगी उसको 1 मीटर बोलेंगे। हालांकि फिर उसका प्रोटोटाइप बनाया गया, फिजिक्स की नेशनल लेबोरेटरी में रखा हुआ है। हर जगह देश में नेशनल लेबोरेटरीज हैं फिजिक्स की, उनमें ये चीजें रखी होती हैं। फर्दर दूसरी यूनिट की बात करिए तो दूसरी यूनिट उन्होंने कहा कि मास को ले लेते हैं। जो दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी थी मास को m से डिनोट किया गया और यूनिट उसकी दी गई कि उसको हम लोग किलोग्राम में नापेंगे। मास कहीं भी होगा उसको किस में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। सबसे छोटी यूनिट किलोग्राम ले ली, किलो। अब बात आई 1 केजी वेट की, तो 1 केजी वेट को जब लिखा गया तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, विवाद बनेगा। इससे बेहतर ये है कि उन्होंने 1 केजी वेट को डिफाइन करने के लिए एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर लिया। प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय होता है, उसका एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर आप समझते हैं, उसका एक सिलेंडर लिया एज अ प्रोटोटाइप कि ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, वो हो गया आपका क्या स्टैंडर्ड वेट हुआ, और उस वेट को 1 केजी के बराबर रख लिया। उस वेट को जो सबसे पहले माना गया था वो फ्रांस की जो आपकी कैपिटल है पेरिस के पास एक शहर है सेवरिस। उस सेवरिस में जो इंटरनेशनल लैब है फिजिक्स की लेबोरेटरी की, उसमें ये प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ है। प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर ये रखा हुआ है जिसका वेट 1 केजी के बराबर है, और उसी से हमने कॉपी कर करके सारे वेट्स को कंपैरिजन करके सारे वेट्स बनाए हुए हैं। क्लियर हुआ। फिर थर्ड क्वांटिटी की बात करिए कि थर्ड क्वांटिटी आपकी भैया कौन सी है। तो थर्ड क्वांटिटी उन्होंने कहा कि आप टाइम को ले लो। थर्ड क्वांटिटी आप क्या ले लो, टाइम। आप इन क्वांटिटीज को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को कहा गया कि टी से डिनोट करना। टाइम को किससे डिनोट करना, टी से। फर्दर टाइम के लिए जो यूनिट ली गई वो क्या ली गई, सेकंड्स। सेकंड्स को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि स्मॉल में लिखें आप, स्मॉल एस सेकंड्स के लिए यूनिट लिखेगी। फिर वही बात आई घूम फिर के कि भैया 1 सेकंड टाइम कितना टाइम होता है। तो जब बात आई 1 सेकंड को डिफाइन करने की, 1 सेकंड को जब डिफाइन किया गया उसके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा सा मैं बताने वाला हूं। 1 सेकंड है क्या, उस चीज को समझते हैं। अब 1 सेकंड टाइम के लिए क्या कहा गया, 1 सेकंड टाइम के लिए कहा गया कि भैया अगर कोई सीजियम एटम है, कोई सीजियम एटम है, सीजियम आपका एक एटम होता है, उस सीजियम एटम के जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, 2 प्रकार की स्टेट होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, 2 प्रकार की स्टेट। यहां मान लेते हैं ये ग्राउंड स्टेट हो और ये आपकी हो एक्साइटेड स्टेट। इनको ऐसे समझो कि यार जब हम लोग नॉर्मल स्टेट में है, बिल्कुल नॉर्मल जब बिहेव कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट है, और किसी ने कुछ कह दिया, हमसे गुस्सा आ गई, किसी कारण से हमें एनर्जी मिल गई, या किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस दिया कि इतने पैसे देंगे, तो हम वो एक्साइटेड स्टेट होते हैं और कहा कहते हैं कि एक्साइटमेंट में ऐसा काम कर लिया। तो एक्साइटेड स्टेट किसी भी मेटल की अलग होती है। तो एक्साइटेड स्टेट से हमें मतलब है नहीं, वैसे हमें मतलब है ग्राउंड स्टेट से। अब ग्राउंड स्टेट में भी हम लोग के कई प्रकार के मूव्स होते हैं। ऐसे कोई भी एटम होता है तो उसके ग्राउंड स्टेट में क्या है, इसके कई सारे लेवल होते हैं, उनको बोला जाता है हाइपर फाइन लेवल। और ऐसे समझो कि यार आपके घर में कई सारे कमरे होंगे, 1 2 3 4, एक तो कमरा किसी का नहीं होगा, 3 4 कमरे घर में है आपके, तो आप किसी भी कमरे में कभी भी जा सकते हो, होता है ना। तो ऐसे ही आपका जो सीजियम एटम है उसके 2 कोई भी हाइपर फाइन लेवल बोले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट के कौन से लेवल बोले जाते हैं, वो हाइपर फाइन लेवल की बात करी जाए कि 2 हाइपर फाइन लेवल में ऐसे समझो कि एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, इन दोनों कमरों में वो अगर कोई कंसेक्यूटिव 2 हाइपरफाइन लेवल हैं, उनमें अगर वो कितनी बार ट्रेवल कर ले, 9192631770 टाइम अगर वो ऑसिलेट कर ले, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में हम लोग इतनी बार हो आए, तब या जो एटम है उसका इतनी बार ऑसिलेशन हो जाता है, सीजियम एटम का जब इतनी बार ऑसिलेशन हो जाता है तब वो 1 सेकंड टाइम होता है। एक बार फिर से अगर इस चीज को समझें तो शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं कि सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट के 2 हाइपर फाइन लेवल में जब वो 9192631770 टाइम्स ऑसिलेट कर लेता है, तब वो 1 सेकंड का टाइम होता है। ये डिसाइड किया फिजिसिस्ट ने जब 1 सेकंड की बात करी जाए, 1 सेकंड को डिसाइड किया जा रहा था। अगली क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो अगली क्वांटिटी उन्होंने कहा कि आप ले लो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर।
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आपका हम लोगों को जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हमें ये समझ में आता है कि थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में नापा जाएगा। हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि कितने डिग्री तापमान है, कितनी डिग्री तापमान है और या कितनी डिग्री टेम्परेचर है। तो सब लोग कहते हैं यार पारा बहुत हाई है, 37 से ज्यादा होने लगता है तो हम लोगों को स्वेटिंग होने लगती है, या 30 प्लस में भी स्वेटिंग होने लगती है। बॉडी का टेम्परेचर अगर कोई पूछता है तो रैंडम आंसर आता है कि 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर। इसके अलावा हम लोग नहीं बोलते। वो रीजन ये है कि हम लोगों का वो कल्चर था, हम लोग लगातार जिस चीज में पढ़ रहे थे टेम्परेचर को हम लोगों ने सेल्सियस में ही नापा। बट इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि टेम्परेचर को हम लोग टी से जनरली डिनोट करेंगे या कहीं थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, बट जो सिंबल होगा टेम्परेचर का उसको केल्विन लिया गया कि यूनिट जो बनाई गई वो क्या बनाई गई आपकी केल्विन बनाई गई। अब फिर से वही विवाद की स्थिति कि भैया ये बताओ कि 1 केल्विन कितना होगा। कहा गया कि 1 केल्विन टेम्परेचर कितना होगा। अब 1 केल्विन को जब डिफाइन करने की बात आई तो ऐसा कहा गया कि यार आप पहले बात करो, जैसे अपने आसपास हर जगह वाटर तो पाया ही जाता है, तो वाटर को एज क्या कह सकते हो कि आप मेन मान लिया कि वाटर से डिसाइड करते हैं इस चीज को। वाटर से डिसाइड किया तो वाटर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिसाइड किया गया। पहले क्या निकाला गया कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है। अब ट्रिपल पॉइंट मींस कि ऐसा पॉइंट, जिस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट मींस ऐसा पॉइंट जब वाटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में पाया जाए तो वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। मतलब वो साइमल्टेनियसली सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो वो ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। कैसे अचीव किया जाता है? एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। टेम्परेचर को लो कितना करते हैं तो सेल्सियस में अगर उसको लिखें तो 0.1 सेल्सियस हो, और प्रेशर की बात करें तो वो 611.2 पास्कल क्या हो आपका प्रेशर हो। इतना सा प्रेशर, जब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर अगर हम रख लेंगे तो वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, जो की होती है आपकी सॉलिड भी फॉर्म में होता है, वो लिक्विड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। ऐसे टाइम पे जो टेम्परेचर है, मतलब ऐसे टाइम पे जो टेम्परेचर है उसका अगर हम फ्रैक्शन कर लें 273.16, कितने का कर लें 273.16 से अगर इसको डिवाइड कर लें, इतना फ्रैक्शन निकाल लें, तो जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा आपका 1 केल्विन कहलाएगा। इसको फिर से समझें अगर तो क्या किया गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करी गई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट दे दी गई केल्विन, और एक केल्विन को जब डिफाइन किया गया तो कहा गया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसको, उस पे अगर उसका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1 अपॉन 273.16 जो फ्रैक्शन होगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कैसे अचीव कर सकते हैं? 0.1 सेल्सियस टेम्परेचर हो और 611.2 पास्कल प्रेशर हो। इतना हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पाया जाता है, जिसमें वाटर तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है, सब में एक साथ रहता है। तो इतना था आपका टेम्परेचर के बारे में। फर्दर फिर 5th यूनिट की बात करी गई तो वो था आपका इलेक्ट्रिक करंट। वो था आपका क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से, और इसकी यूनिट जो होती है वो आपकी होती है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर। सिंबल ले लिया था आपका ए। अब एम्पियर को भी डिफाइन करने की बात आई कि भाई बताओ, डिसाइड कर लेते हैं। आज जब इस बैठक में बैठे ही हैं तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इस बैठक में हैं ही हम लोग, तो एम्पियर को भी डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर कितना होगा। तो जब 1 एम्पियर डिफाइन करने की बात आई तो कहा गया कि 1 एम्पियर आप ऐसे समझो कि जैसे कोई 2 कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स हैं या 2 कोई आपके वायर हैं, करंट कैरिंग वायर हैं, उनमें किसी भी डायरेक्शन में करंट जा रहा, चाहे ऐसे जा रहा चाहे ऐसे जा रहा, एक डायरेक्शन में ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक टाइम पे रिपल करेंगे। अभी जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये रिपल करते हैं। और कहा गया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस रख ली जाए वो 1 मीटर रख ली जाए। इनके बीच में जो डिस्टेंस रखी जाए वो कितनी रखी जाए? 1 मीटर डिस्टेंस पे इनको रख लिया जाए। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कोई 2 इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ने लिए, उनकी डिस्टेंस को 1 मीटर रख लिया, और अगर उनकी वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू है, तो जो फोर्स की वैल्यू इस दौरान आ जाए वो वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। अगर इतना फोर्स आ गया, इट मींस कि इन वायर्स में जो करंट जा रहा होगा वो 1 एम्पियर का होगा। इतनी सी बात कही गई कि भैया अगर करंट को समझना है तो कोई 2 करंट कैरिंग वायर ले लिए हमने, उनकी लेंथ को 1 मीटर रख लिया, और उस दौरान इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी फोर्स आ जाए, उस फोर्स की वैल्यू अगर आपकी 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है, इट मींस कि इन दोनों वायर्स में जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर को ऐसे डिसाइड किया गया। फिर फर्दर बात की गई कि इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी आपकी, हम लोगों ने 5 फिजिकल क्वांटिटी समझ ली। छठवां था आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठवीं आपकी यूनिट क्या थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बोला गया कि आप इसके लिए यूनिट यूज करेंगे, कहा गया एक सिंबल यूज करो मोल का, और जो यूनिट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मोल। इसको ऐसे ही लिखा जाता है MOL के फॉर्म में, मोल आपको लिया गया। फिर घूम फिर के बात वहीं आ गई कि एक मोल कितना, एक मोल अमाउंट कितनी। तो 1 मोल अमाउंट की बात की गई, तो 1 मोल अमाउंट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया कार्बन एटम को, क्योंकि सारी जगह मोस्ट एबंडेंट चीज क्या है? कार्बन। हम लोग भी कार्बन के बने हुए, बहुत सारी चीजें कार्बन से हैं, जितनी लिविंग थिंग्स हैं लगभग सब में कार्बन हाइड्रोकार्बन हैं आपके, तो उनमें क्या है? कार्बन की बात करी गई और सबसे ज्यादा कार्बन ही यूज करते हैं। तो कार्बन के लिए लिया गया, और कार्बन का हमें मालूम है कि ये कार्बन होता है C612 ऐसे कहें, 6C12 एटम को लिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें समझना है कि 1 मोल कितना है, तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट है ना, या एटॉमिक मास है इसका, एटॉमिक मास रिटन इन ग्राम, अगर इसको हम लोग ग्राम में लिख लें, जैसे अगर कहा जाए कि 1 मोल कार्बन चाहिए हमें, 1 मोल कार्बन चाहिए, तो वो बराबर होगा आपका 12 ग्राम के। 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर हमने ले लिए तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। इस चीज को समझ में आया? प्लस इसी 1 मोल में और डिफाइन करने को आपको क्या होता है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर, मतलब इसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स कितने होंगे, तो वो होते हैं n के बराबर, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहा गया। एवोगाड्रो नंबर Na से डिनोट कर लिया जाता है, Na, और कहा गया वो बराबर होता है 6.0224 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। किसी भी कार्बन एटम हो या कोई भी एटम हो उसका अगर हम लोग 1 मोल लेंगे, तो उसके अंदर उसके इतने पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ये कहा था। तो ये वहां डिसाइड किया गया कि इतने पार्टिकल्स होंगे। हालांकि ये चीज अलग थ्योरी की है, बट अगर इसी जगह आपसे मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन क्या होता है आपका? 1H1 होता है, मतलब 1 ग्राम आपने हाइड्रोजन ले लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो वो 1 मोल के बराबर होगा। कहीं हीलियम लेना है तो हीलियम क्या होता है? 2He4, तो आपको 4 ग्राम हीलियम लेनी पड़ेगी। 4 ग्राम हीलियम किसके बराबर? 1 मोल के बराबर होगी। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 7N14 होता है, तो आपको नाइट्रोजन के लिए कितने लेनी पड़ेगी? 14 ग्राम आपकी नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी, तब वो 1 मोल के बराबर होगी। ऐसे ऑक्सीजन की बात करें तो आपका क्या होता है? O8O16, तो आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तब वो जाके कितनी होगी? आपकी होगी जाके 1 मोल के बराबर होगी। और उस 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.0224 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। लास्ट आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट आपकी जो होती है वो होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट किया गया कैंडेला से। इसकी यूनिट क्या रखी गई? कैंडेला। और कैंडेला के लिए जो सिंबल लिया गया वो लिया गया CD। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी, उसकी लाइट कितनी है। इंटेंसिटी को ऐसे समझो आप, इंटेंसिटी होता क्या है कि यार जैसे कभी बल्ब है आपका, एक 0 वाट का बल्ब होता है, एक 10 वाट का होता है, एक 100 वाट का होता है, और जितने वाटेज बढ़ाते जाओ तो उससे क्या होता है? एक उजाले की अमाउंट बढ़ती जाती है, तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ी। उसकी क्या बढ़ी है? इंटेंसिटी। उसको नापा जाता है किसमें? कैंडेला के साथ नापा जाता है। फिर इसी को कहा गया कि 1 कैंडेला कैसे समझेंगे? 1 कैंडेला को समझने के लिए कहा गया, हालांकि ये आउट ऑफ स्कोप है अपने, पर इसको समझने के लिए कहा गया कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई सोर्स है, उस सोर्स से कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकले। मोनोक्रोमेटिक लाइट समझते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ हो, जिसमें एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी, उसको भी फिक्स कर लिया गया कि वो अगर इतनी हो, 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो, उसकी 12 हर्ट्ज की क्या हो? फ्रीक्वेंसी हो, तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे जब जाए तो जो रेडिएंट इंटेंसिटी आए, अगर वो फ्रैक्शन होगा 1/683 इतने वाट पर स्टेरेडियन का, इतने वाट पर स्टेरेडियन का, तो फिर वहां जो अमाउंट होगा वो आपका कितने के बराबर होगा? वो आपका बराबर होगा 1 कैंडेला के या 1 कैंडेला के बराबर होगा। तो इतनी फिजिकल यूनिट्स को हम लोगों ने समझा, इतनी फिजिकल यूनिट्स को वहां डिसाइड किया गया बैठ के, साथ के साथों यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने जाना।
फिर क्या हुआ कि ये थी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कि इनके बिना काम नहीं चल सकता, ये आपकी मूलभूत है, इनके बिना काम नहीं चलता है। इसके अलावा जो यूनिट्स थी उनका नाम कहा गया कि उनको कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। उनको क्या बोला गया? डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स में क्या थी कि वो सारी फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बनी थी। अब डिराइव्ड यूनिट्स में बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, जिनमें मैं अगर क्वांटिटीज को लिखूं तो अगर कहीं लिखा है, मान लेते हैं स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, आपकी ये वैल्यूज क्या, प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, ये सारी चीजें आप किसमें जानोगे? प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, और बहुत सारी चीजें जितनी हो सकती हैं एटसेट्रा, जितनी आपको समझ में आए, इन 7 के अलावा जो भी चीजें समझ में आए वो सारी की सारी आपकी क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स हैं। और उनके लिए अलग प्रोसीजर बनाया गया कि इनको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से। तो आगे फर्दर हम इसका नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे उसमें कुछ डिराइव्ड यूनिट्स को समझेंगे और फर्दर कैसे क्या करेक्शंस किए जाते हैं, कैसे चीजों को समझा जाता है, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तब तक इसको पढ़ के एंजॉय करिए और फिजिक्स को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।